चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे जो हमारा वीकली करंट अफेयर है, पीआईबी न्यूज़ जो टाइम्स ऑफ इंडिया इनको सबको कवर करता हुआ चलता है। तो स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जितने भी लेखपाल, आरएस, जो बीपीएससी, सभी एग्जाम को कवर करते हुए चलता है। तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, समझते हुए चलना। इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध फर्स्ट जो रहेगा हमारा जो डिस्कशन पॉइंट जो रहेगा। और भारत की जो श्रम शक्ति भागीदारी दर, सागर जो नितल प्रसारण की जो धीमी दर, और हमारा H3N8 बर्ड फ्लू संबंध पहला मामला, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, नीति आयोग का नया अध्यक्ष, भारत पर कोविड-19 को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट, CRT इन का साइबर सुरक्षा को लेकर नया निर्देश, हथियारों के व्यय को लेकर सिप्री की ताजा रिपोर्ट दी है इन्होंने, सिप्री ने दी है। और संग्रहालय अनुदान योजना, उन्नत भारत अभियान 2.0, जीरो इफेक्ट योजना, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट योजना है। देश की जो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, गोवा मंत्रिपरिषद की संख्या जो संवैधानिक सीमा से अधिक, और दल बदल विरोधी कानून को लेकर संशोधन करने के लिए उपराष्ट्रपति का जो मत है वो, गगन आधारित जो है LPV का सफलतापूर्वक परीक्षण, मिथिल मेंथोल सिगरेट और जो फ्लेवर्ड सिगार, CA के जो सहानुभूतिपूर्ण सुधार कानून, और क्वाड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी, ड्राफ्ट रूल ऑफ द क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020, और चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल ग्लोबल सिक्योरिटी इनोवेटिव, ये रहेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की प्रासंगिकता, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान, और जो ऊर्जा प्रभाव प्रोत, विश्व टीकाकरण सप्ताह, ऑनलाइन फैक्ट्स, ये सारी चीजें रहेंगे। तो देखते हैं भाई क्या क्या है आज का। अच्छा, सबसे पहले भाई देखो, ये भाई 30 दिन बचे हैं आपके फील्डिंग्स, लगभग 30 दिन मान के चलो। तो इस समय है ना, बिल्कुल मोटिवेशन रहना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। ये नहीं है कि भाई ये चीजें छूट गई हैं, ये रह गई हैं। देखो जीवन में बहुत सारी चीजें छूट जाती है, फिर भी जीवन चलता है, आगे बढ़ते हैं। तो इस समय मनोबल है ना लड़ने का, कि हमें लड़ने हैं, लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना। और इन 3 दिनों में भी ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से जितना हो सके इस समय में स्वस्थ रहें। वह बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी तो स्वस्थ रहना। थोड़ा धूप बढ़ गई है, मेरा व्यक्तिगत सजेशन है कि दोपहर के समय जो घर से बाहर निकले ना, या तो निकले ही ना, अगर जरूरत फिर भी निकलना है या कुछ ऐसा काम है तो इस छाते का यूज करें, अम्ब्रेला का यूज करें। मैं जानता हूँ कि भाई जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो हमारे जो कुछ लोग ग्रामीण परिवेश से भी बिलोंग करते हैं, हम हाँ निकलेंगे ऐसे छाता नहीं निकलेंगे तो पड़ोसी बोलेंगे भाई इसी ज्यादा धूप निकल लग रही है, इस तरह से। तो वो तो कहेंगे, उन्हें कहने का कोई टेंशन लेने की, तनाव लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना दुनिया में, पैदल चलने नहीं देंगे और ना घोड़े पर बैठने देंगे, तो वो तो उनमें से। तो धूप से बचें, क्योंकि इस समय जो आपका जो हेल्थ है ना, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उससे सही रखना, उससे स्वस्थ रहना सबसे बड़ी बात है। तो भाई चलते हैं, अब हमारा डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट जो है हमारा। तो ये तो हुई ये बात। न्यूज है हमारी, इंडोनेशियन पाम ऑयल निर्यात पर जो प्रतिबंध, इंडोनेशिया बैन्स द एक्सपोर्ट ऑफ द पाम ऑयल। चर्चा में क्यों है, वाइन न्यूज। अच्छा, इंडोनेशिया द्वारा जो पाम ऑयल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। हम भारत है ना, 3 चीजों से सबसे ज्यादा परिचित है। एक तो खेल, जो हम जो सबसे ज्यादा खाते हैं वो तेल भी खाने वाला, और इससे भी ज्यादा ऑयल जो पृथ्वी पर कोई नहीं खाता। सबसे ज्यादा ऑयल जो हम यूज करते हैं, खाते हैं, वो पृथ्वी पे जो इंडियन यूज करते हैं। और शुगर भी सबसे ज्यादा मीठा खाते हैं, शुगर का भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और हमसे ज्यादा मीठा कोई नहीं खाता। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो हर गली मोहल्ले में जो स्वीट की दुकान, मीठे की दुकान आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन कुछ शहरों में दूर दूर तक भी दिखाई नहीं पड़ती, कुछ शहरों में भी नहीं मिलती। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, हम थर्ड जो आती है हमारा, तो पहला तेल हो गया, खाद्य तेल हो गया, दूसरा आपका हो गया शुगर हो गया, थर्ड हो गया दलहन। जितनी भी दलहन है पल्सेस। तो इसमें भारत जो खेल, अच्छा तेल में क्या होता है, सबसे ज्यादा आदमी हमारा जो इंडियंस हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करता है आदमी, और सबसे ज्यादा खाता भी है आदमी। भारत जो तेल खाद्यान्न में क्या होता है, फैट होता है, मीठा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो मीठा स्वीट्स, और दलहन में प्रोटीन होता है।
अच्छा, अभी है ना हमारी गवर्नमेंट एक जो शुगर टैक्स भी लाने वाली है, टैक्स को लाने की प्लानिंग में बिल्कुल, जो ताकि शुगर जो उस पर कंजप्शन को जो कम किया जा सके। तो ये आने वाला हो सकता है जल्दी से आपको देखने को मिले इस तरह का कि शुगर जो टैक्स है उस पर उसको बात की जाएगी। और कुछ होटल तो इसका पाम ऑयल का यूज करते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। अच्छा, हाल ही में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। जो इस हेतु जो इंडोनेशिया की सरकार ने घरेलू स्तर पर पाम ऑयल की जो आपूर्ति में आई कमी के कारण जो बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने का तर्क दिया है कि भाई बहुत सारी जो हमारा अपना ही नहीं जो पूर्ति हो रही है, हम दूसरे को क्यों दे। तो ये है। अच्छा, ये जो करेगी हमारी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जो महत्व की जो समसामयिक घटना है उनको जो और आर्थिक विकास को कवर करते हुए चलेगी। अच्छा, ये जो है हमारा यूपीएससी मेंस में करेगा जो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 को कवर करेगा। अच्छा, ये कैसे पता लगता है भी? देखो, जब कनेक्टिविटी क्या होती है, कनेक्टिविटी जिस दिन हमें सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी करनी आ गई, किसी सब्जेक्ट को रिलेट करना पढ़ने आ गया, तो उस दिन हम पढ़ना सीख जाते हैं। जैसे पाम ऑयल है, ये पाम ऑयल है, ठीक है ना, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे भाई ये हमारे एक तो क्या है, ये खाद्यान्न से है, तो खाद्यान्न से क्या होगा, मुद्रास्फीति होगी। मुद्रास्फीति किस में आती है, आपकी इकोनॉमिक्स में आती है, जो पाम ऑयल है। दूसरा पाम ऑयल जो हमारा क्या होगा, ये इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया का आएगा हमारा आईआर का होगा। आईआर किस में आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन हमारे किस तरह से हैं, किस तरह से हमारी जो है, तो ये हमारा आएगा जीएस पेपर 2 में, और ये आएगा जीएस पेपर 3 में, मुद्रास्फीति वगैरह जो इकोनॉमिक्स आएगा। नेक्स्ट आएगा, अब कहीं ना कहीं है ना इस पे जो गरीब व्यक्ति पे इसका पूरा असर पड़ेगा। भाई थर्ड जो आएगा, तो जो इस पे गरीब व्यक्ति पे पूरा असर पड़ेगा आपका, भाई अगर रेट इसके पाम ऑयल के जो बढ़ेंगे तो गरीब व्यक्ति पे असर आएगा। तो गरीबी जो है किस जीएस पेपर 2 में आएगा और जीएस पेपर 3 में, तीनों में आती है। तो जिस दिन इस तरह का रिलेट करके आपको पढ़ना आ जाएगा, करंट अफेयर को उसमें आपको जोड़ना आ जाएगा, उस दिन आप पढ़ना सीख जाओगे। नेक्स्ट तो देखते हैं भाई क्या है, ये जो है प्रमुख बिंदु की पॉइंट क्या क्या है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है भाई, सबसे ज्यादा पाम ऑयल सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन ये करता है। अच्छा, भारत आयात करने में जो पाम ऑयल का जो 50% का हिस्सा जो इंडोनेशिया से निर्यात करता है, 50%, कितना 50%। इंडोनेशिया के इस निर्णय के बाद जो भारत में पाम ऑयल की जो मांग की वृद्धि हो जाने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बताई है कि जैसे ही मना कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई जो इसके जो प्राइस है, ऑयल का प्राइस है, वो तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। विगत कुछ समय में भारत के जो पाम ऑयल की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रसंग में हाल ही में केंद्र सरकार ने पाम ऑयल को लगने वाले आयात शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है। क्योंकि भाई देखो, एक होता है इसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कहाँ लगती है, जब हमारा कोई भी सामान है ना विदेश का प्रोडक्ट है वो इंडिया में आएगा तो उसे कुछ शुल्क देना होगा। अगर हम अपने इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारे देश में जो है जो प्रोडक्ट हो रहा है वो इफेक्ट ना हो। अगर हमारे में ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा जो है यहाँ पे है तो उसका हम कस्टम ड्यूटी कम रखेंगे। कस्टम ड्यूटी रखेंगे जो अगर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा है तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा के रखेंगे, तो ज़्यादा बढ़ा के आएगा तो सामान कम आएगा, लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे, अपने इंडियन का सामान खरीदेंगे। अगर मान लिया प्रोडक्शन हमारा कम है किसी चीज़ का, जैसे ऑयल का ही, तो ऑयल हम फिर क्या उस पर कस्टम जो बाहर से आएगा सामान, उस पर कस्टम ड्यूटी जो कम करके रखेंगे तो इजीली हम खरीद सकते हैं उसको। तो यहाँ पे तो ये सबसे बड़ा होता है, इसको समझना है। एक पक्ष ये भी है कि वन साइड आल्सो क्या है भाई, हालांकि इंडोनेशिया सरकार ने घरेलू स्तर पर जो पाम ऑयल की मांग और जो आपूर्ति को बढ़ने वाले असंतुलन को अपने निर्णय के आधार पर बताया है, ये आधार बताया है। किंतु विगत वर्षों में कुछ वर्षों में इंडोनेशिया ने उल्लेख रूप से पाम ऑयल को वृद्धि की है और यहाँ पे इंडोनेशिया में पैमानों की जो कटाई कर दी है इन्होंने, जो यहाँ पे कटाई कर दी कि भाई यहाँ पे जो है इससे आप जो इससे आपका क्या पोल्यूशन हो रहा है, ये तो ये बोल रहे थे कि नहीं कटाई कर रहे थे, ठीक है, पाम ऑयल हो रहा था, तो जो हम जो आपके लिए तो कर रहे थे ये जो वर्ल्ड को शो कर रहे हैं आप इस तरह से। ये भी जब पढ़ते हैं ना देखते हैं कि जो टॉपिक्स किससे जुड़ा हुआ है, ये सारी जो इकोनॉमिक्स से इस तरह से जुड़ा हुआ सारी चीजें। अच्छा, दरअसल जो पाम ऑयल जो मेको पार्क नामक जो वनस्पति से प्राप्त होता है, कौन सा, मेसोकार्प से यहाँ पे इसकी जो कृषि से जुड़े जो काट कर जो भूमि तैयार की जा रही है। क्योंकि इंडोनेशिया पाम ऑयल का एक जो प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है, पिछले कुछ समय से वैश्विक पर्यावरण संगठनों और इंडोनेशिया पाम ऑयल वृद्धि के कारण जो रणनीति को आलोचना की जा रही थी कि आप जो ज्यादा कर रहे हो इस तरह से।
गौरतलब है कि मलेशिया ने एक प्रमुख ऑयल निर्यातक है। इसके बाद जो मलेशिया का नंबर आता है, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया करता है पाम ऑयल जो एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद जो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इसका, फिर जो मलेशिया का नंबर आता है। अच्छा, रणनीति का जो अनुसार यह है कि निकट भविष्य में मलेशिया द्वारा जो पाम ऑयल के निर्यात के लिए इस प्रकार का निर्णय जाने का जो संकेत है। ऐसे में भारत जैसे देश के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है कि जो समाज में जो मध्यम और आय वर्ग के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, भाई जो गरीब है उस पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इकोनॉमी जो ये इसकी प्राइस राइज होंगे तो गरीब की जो उसकी जो जेब पे असर पूरा पड़ने वाला है। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों संयुक्त रूप से वैश्विक पाम ऑयल का जो लगभग जो 90% उत्पादन करते हैं। दोनों मिला के है ना, ये जो टोटल जो 90% दोनों ही उत्पादन करते हैं, तो बहुत बड़े उत्पादन है। वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर जो पाम ऑयल की जो मांग ये भी अधिक है, क्योंकि यहाँ दैनिक दिनचर्या का हिस्सा और खाने के अलावा इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन आएगा में, क्योंकि एक दूसरा तो ये पहले तो राजनीति के कारण हुआ, दूसरा जो इसका जो भाई जो हमारा कॉस्मेटिक कार्य में हो रहा, जो चॉकलेट में, केक में कॉस्मेटिक हो गया, केक हो गया, जो आपका ये हो गया शैम्पू हो गया, सफाई के उत्पादन जितने भी क्लीनर्स हो गए, ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गए, इनमें सब में इस पे किया। फिर दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैव ईंधन जो है, जो बायोफ्यूल्स में इसका यूज हो रहा है, जो आने वाला भविष्य का ईंधन है। तो इसके लिए तो प्राइस तो राइज करने में लाइज है। भारत में जो खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण क्या है? भारत में जो डेली जो ये राइज कर रहे हैं ना, ऑयल के जो रेट राइज कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? द रीजन फॉर द राइज ऑफ द प्राइसेस ऑफ द लीडर्स ऑफ द ऑयल्स इन इंडिया। पाम ऑयल जो सबसे बड़ा आयातक है भारत, जो सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंडिया जो इंपोर्ट करता है। वैकल्पिक वनस्पति के तेलों में कम आपूर्ति के कारण जो मांग बढ़ने के कारण इस वर्ष पाम ऑयल की कीमतों में तेजी आई है, क्योंकि जो छोटे होटल हैं जो हमारे सस्ते होकर जो खाना बना लेते हैं, तो इसका यूज खाना बनाने में करते हैं। सोयाबीन का तेल दूसरा स्थान है सबसे पहले, ठीक है ना। पहला क्या करते हैं पाम ऑयल, दूसरे पे, फिर दूसरा सोयाबीन, जिसका जो अधिक उत्पादन किया जाता है, सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो प्रभावित होने की संभावना इसके भी, क्यों इसके जो प्रभावित, क्योंकि अर्जेंटीना सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है और मौसम अनुकूल नहीं है। वहाँ पे क्या हो गए, वहाँ पे बाढ़ आ गई, बाढ़ में सॉरी जो बारिश कम हुई है तो नहीं हुई, सूखा हुआ। वहीं जो कनाडा में जो सूखे कारण जो कनोला तेल जो उत्पादन प्रभावित हुआ है। वहीं सूरजमुखी का तेल, जिसका जो 80 से 90% जो रूस और यूक्रेन द्वारा किया जाता है, आपूर्ति संघर्ष के कारण जो वहाँ पे लड़ाई चल रही है। तो ये तीनों चीज, सूरजमुखी का तेल होगा, पाम ऑयल हो गया, और आपका ये जो है सोयाबीन का तेल, तो तीनों ही खाद के लिए यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, तीनों ही इफेक्ट हो रहे हैं। महामारी से प्रेरित जो श्रम की कमी और महामारी यूक्रेन संकट से जुड़ी वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति के कारण जो खाद्य तेल की वैश्विक कीमतों के पिछले साल के अंत में बहुत सी अधिक वृद्धि हुई है। भारत पर क्या फर्क पड़ेगा इसका? इम्पैक्ट ऑन इंडिया। भारत जो पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, जो ये वनस्पति तेल की जो खपत जो 40% का हिस्सा है, भारत अपनी जो सालाना जरूरत आधा 8.3 मैट्रिक टन पाम ऑयल जो इंडोनेशिया से आयात करता है। इससे उन लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होगी जो पहले ही रिकॉर्ड और जो उच्च थोक मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं। भारत को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड इंडिया डू? इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को जो खाद्य आवश्यकताओं से लिए पाम ऑयल से संबंधित जितने भी लाभों को देखते हुए किसानों को देश में जो पाम ऑयल के लिए उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें सब्सिडी दे दो कि पाम ऑयल के लिए इस तरह से। और ये देखो, जो कृषि से जुड़े हुए हैं भाई, उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि पाम ये जो ऑयल्स है ना, सूरजमुखी है, आपका सोयाबीन है, इस तरह की जो उत्पादन करें, इसकी खेती करें, तो आने वाले उसमें जो बहुत अच्छा पैसा देके जाएंगे। भारत में अपनी खरीद के साथ साथ जो आवश्यकताओं को विविधता लानी हो चाहिए। भारत की जो अन्य देशों के साथ है जो पाम ऑयल खरीद पर जो ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से नहीं, सपोज करो यहाँ से नहीं हो रहा तो यहाँ से खरीद लो, इस तरह से। साल जो महुआ, जैतून, जट्रोफा, नीम, जोजोबा, जंगली सुबानी, अखरोट आदि वृक्षों से एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इनसे भी प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो चर्चा में क्यों है भैया? बाई न्यूज। हाल ही में जो सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक्स द्वारा भारत की श्रम शक्ति भागीदारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स जो आंकड़े जारी किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की समसाई घटना के साथ साथ जो आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है,
जीएजीएस पेपर 3 में आएगा। भारतीय विकास योजना तथा संसाधन जुटाने वाली प्रगति विकास दर की संबंधित योजना समावेशी विकास और उत्पन्न विषय। प्रमुख बिंदु क्या क्या की पॉइंट क्या क्या है इसके। भारत जो श्रम शक्ति जो भागीदारी जो लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेंट रेट जो 2016 में जो कम 47% थी जो घटकर जो 40% रह गई है। अच्छा लेबर देख सकते हैं इस तरह का ये ग्राफ दिखा रहा है हमें 2016 में कितनी थी और 2021 में पढ़ते पढ़ते क्या आ गई, 47 से ये 37.4 आ गई। जो अनएम्प्लॉय रेट है वो देखो ये 7.3 से ग्रोथ इस तरह से कर रहा है। यहाँ पे जो श्रम शक्ति भागीदारी में गिरावट के कारण क्या क्या है, रीजन ऑफ द पार्टिसिपेंट रेट। अच्छा वर्किंग भारत में जो टर्म्स है कुछ इस पहले समझ लो। वर्किंग पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब है जो 16 से और 64 वर्ष के बीच में जो स्वस्थ हो, योग्य हो, काम करने में क्षमता हो, वो उसको बोलते हैं वर्किंग। और जो लेबर फोर्स में हो जाएगा 16 से 64 जो स्वास्थ्य हो और काम करने की इच्छा रखता हो, लेबर फोर्स उसको बोलते हैं। तो WP-LP ये होता है इसका फॉर्मूला। और वर्क फोर्स में आएगा जो 16 से 64 स्वास्थ्य से होता है और जो मतलब NHA को इसमें जो ये आएगा लेबर में जो काम करना चाहते हो। जैसे सपोज करो काम पढ़ने के लिए बोला है, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये सब जो कुछ में आएगा। भारत के श्रम शक्ति भागीदारी की दर में कम होने के कारण जो महिला शक्ति भागीदारी को निरंतर स्तर होना है कि यहाँ पे काम करने की महिला काम करना चाहती है लेकिन उसको करने नहीं, तुम्हें आपको बच्चे खिलाने, आपको नहीं खाना बनाना, ये चीज़ें दे दी जाती हैं, ठीक है, वो करने की इच्छुक भी है। और काम करने का जो मतलब ये है व्यक्ति की पहचान, मतलब मनुष्य की जो जितनी रेस्पेक्ट से मतलब है। यहाँ देखते हैं कुछ फैमिली है कि नहीं हम तो बहुत करोड़पति हैं, हमारे यहाँ अपनी शान शौकत समझते हैं कि हमारे यहाँ लेडीज काम नहीं करती, मतलब महिला काम नहीं करती है, हमारी सिस्टर, हमारी जो बहू या बेटी, इस तरह से। बट ये क्या है, हमें अगर वो काम करना चाहती है तो उससे रेस्पेक्ट से मतलब है, उसकी पहचान से, आइडेंटिटी से मतलब है। कोई जो करोड़पति का होने का मतलब अलग बात है, लेकिन अगर समाज के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो ये काम करना बिल्कुल जरूरी है। यदि महिला को जो घर का काम करती है तो उससे खुश हो, अगर उससे खुश है उसे काम के लिए, तो उसे फिर उसे प्रेशर नहीं करना चाहिए कि तुम्हें काम करना है। हाँ अगर उसे लगता है कि भाई मैं इस जो काम के बाद भी मैं काम कर सकती हूँ और मेरे करना चाहती हूँ, तो उसे परिवार लोगों को दायित्व है कि उसे जो भावना को सम्मान करते हुए उसे आगे कार्य के लिए बढ़ाना चाहिए। भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपके। जो ये आंकड़ों के अनुसार जो दिसंबर 2021 में पुरुष शक्ति जो भागीदारी 67.4%, वहीं महिला भागीदारी शक्ति जो 9.4% थी। दूसरे शब्दों में 10 कामकाजी महिलाओं की में से एक की मांग कर रही थी। विश्व बैंक के अनुसार जो भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी लगभग जो 25% है, जबकि जो वैश्विक औसत जो है वो भागीदारी 47% के है। महिलाओं में श्रम शक्ति को भागीदारी का कम होने के कारण जो परिस्थितियों का जो अनिवार्य संबंधित है, क्या क्या हो सकते हैं भाई, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है इन पे बात करना कि भाई क्यों मतलब महिला सशक्तिकरण ये जो है क्यों काम नहीं करना चाहती, क्यों उसे प्लान करते हैं। तो उसे कानून और व्यवस्था का कोई कानून ऐसे नहीं बनाया कि लेकिन मतलब यौन उत्पीड़न या जहाँ पे काम करते हैं तो उस चीज़ को लेके मतलब अनकंफर्टेबल फील करना। कुशल जो राजनीतिक परिवहन है, कहीं सपोज करो जाते हैं, एक सपोज करो उसका भाई छोड़ने जाता है, अब इसको छोड़ने के लिए एक काम और लग जाए एक बंदे को छोड़ने का, तो इसको जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी नहीं है सही से। और महिलाओं के जो खिलाफ जो हिंसा पर जो जैसे तेजाब फेंकना, बहुत सारी चीज़ें इससे मतलब जो इस तरह के, तो थोड़ी सी इसमें जो है ना जो हमारे लॉ में सुधार करने की आवश्यकता है, जो कड़े कानून बनाने के लिए जो इस तरह के जो बहुत सारी चीज़ें। सामाजिक मानदंड महिलाओं के लिए अनुकूल होना चाहिए, सब जो है देखने नजरिए का। इसके अलावा जो भारत में जो बहुत सी महिलाएं विशेष रूप से अपने घर के कामों में शामिल रहती हैं, जैसे अपने पाल की देखभाल करना, वो भी काम ही है, वो भी बहुत बड़ा काम अपने आप में। श्रम शक्ति भागीदारी की जो गणना संबंधित निम्नलिखित लिमिटेशन ऑफ द कैलकुलेशन लेबर फोर्सेस ऑफ द पार्टिसिपेंट रेट। बेरोजगारी की दर उस व्यक्ति की गणना की जाती है जो बेरोजगारी है, लेकिन जो उतने लोग उसमें काम कर रहे हैं तो बंद कर दिया, तो इस प्रकार की गणना नहीं करता है। आमतौर पर तब ऐसा होता है जब कामकाजी उम्र के लोग न तो काम मिलने के कारण निराश हो जाते हैं। इस प्रकार का ध्यान देना जो बेरोजगारी ER है। ER जो कार्यशील जो आयु के जनसंख्या के प्रतिशत को जो नियोजित लोगों के द्वारा संख्या में संतुलित करता है। क्या किया जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए।
जो श्रम गहन और उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उद्योग, जूते, इन फर्नीचर, कपड़ा, इनमें जो काम करने में लगाना चाहिए भाई इसमें जो लग सकते हैं। और ग्रामीण की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। औद्योगिक विधियों का जो विविधीकरण आवश्यक, ताकि जो क्षेत्र में रोजगार मिल सके इससे। और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए मदद मिल सके, इसके लिए शहरी जो क्षेत्रों में जो नौकरियों का दबाव कम होगा, क्योंकि शहर को प्लान ज़्यादा कम करेंगे, जब इस तरह की सारी चीज़ फैसिलिटी में मिल जाएंगी, वहाँ पे काम मिल जाएगा। राष्ट्रीय रोजगार नीति का तैयार करना, कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी को वृद्धि करना, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में जो काम करने के इच्छुक नागरिकों के लिए पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता की नौकरी पैदा करना है। श्रम बाजार में जो सामाजिक एकता और जो क्षमता को मजबूत करना, सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों की सामंजस्य स्थापित करना, उत्पादक उद्यमियों के प्रमुख निवेशकों को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को सहायता करना, स्वयं नियोजित व्यक्तियों को समर्थन में करते हुए क्षमताओं को मजबूत कर जो आय को बढ़ावा देना, ये सब इस्तेमाल है। डू यू नो कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है? जो 15 से 64 वर्ष के, 15 से 64 वर्ष तो स्वास्थ्य हो, कार्य करने की क्षमता रखता हो, इसमें सब में आते हैं। अच्छा, श्रम बल 15 से 64 वर्ष के जो आयु के जो क्षमता और कार्य करने की योग्यता रखते हैं, तो ये इसमें आते हैं। स्वैच्छिक बेरोजगारी WP-LF, इनमें लेबर फोर्स और जो हमारा वर्क फोर्स, श्रम बल को व्यक्ति को इस प्रकार। जब किसी व्यक्ति को जो कार्य करने वाली जो जनशक्ति अधिक होती है, तो वहाँ पे कार्य करने वाले लोगों को परिचित मजदूरी नहीं मिलती। ऐसी अवस्था को जो औसतन बेरोजगारी संज्ञा दी जाती है। बेरोजगारी होना जो न तो श्रम की मांग है और न आपूर्ति की दर के बीच का अनुपात है। अच्छा, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, इससे पहले अच्छा जनसंख्या देखो भाई, जनसंख्या बोझिल हो जाती है, हम मानते हैं। वहाँ जहाँ पे भाई जो है ना, जहाँ पे स्किल ना हो, क्या नहीं हो, वहाँ पे स्किल ना हो, वहाँ पे जनसंख्या बोझिल मानी जाती है। अब देखो मैं इसे ऐसे समझाता हूँ। मान लिया दो फैमिली है, इसकी भी एक ये ए है, ये आपका बी है, इसके भी 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो पांचों ये मजदूरी करके ला रहे हैं, सपोज करो 5। और इसके बी जो फैमिली है, इसके भी 5 बच्चे हैं, और इसमें सपोज करो एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक IAS है, एक आपका टीचर है, एक सपोज करो बैंक में है, कुछ भी है मान इस तरह से। तो ये जो है, तो कौन से होंगे? तो ये बोझल होंगे? कभी नहीं, बोझल नहीं होंगे। तो ये जो जिस देश की जनसंख्या है ना, स्किल होती है ना, वह उसके लिए रिसोर्स बन जाती है। तो हमें इस चीज पे, हमारी गवर्नमेंट को है ना, लोगों को स्किल बनाने पे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पर्सन बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? जो बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में बेरोजगार होते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक सीमांत उत्पादन शून्य है और श्रमिकों का उत्पादन नीचा है। तो इसमें जो हमारा आएगा सी इज द करेक्ट है, श्रमिक सीमांत का उत्पादन शून्य है। व्हाट इज द नेक्स्ट हमारा सागर नित्तल प्रसारण की धीमी होती दर, ये क्या है? इसको देखते हैं। ये जो है ऐसे समझ सकते हैं इसको। चर्चा में क्यों है सर बात? तो ये हाल ही में जो एक अध्ययन को जो सागर नित्तल प्रसारण होने की दर मुख्य रूप से धीमी हो रही है। ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भारत और विश्व प्राकृतिक भूगोल का जो ये काम इसमें जो रखा गया है, इसको ये जाएगा GS पेपर 1 में आएगा। यूनिट जो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात जैसी जो महत्वपूर्ण घटनाओं को ये कवर करेगा। अध्ययन की प्रमुख बातें, हाईलाइट्स ऑफ द स्टडी क्या है? अमेरिका के जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा जो अंटार्कटिका कटक में संदर्भ में पिछले जो 19 मिलियन वर्षों में जो आंकड़ों का अध्ययन किया गया है, जो अध्ययन के अनुसार जो सागर नित्तल प्रसारण की जो वैश्विक लगभग जो 35% तक धीमी हो गई है। तो ये अटलांटिक रेंज हो गई। समुद्र के जो चट्टानों के चुंबकीय जो रिकॉर्ड जो दर्ज गणना की गई है, 19 मिलियन समुद्री जो क्रस्ट कितना बना है? समुद्री क्रस्ट को बेसाल्ट चट्टानों में चुंबकीय विद्यमान होते हैं, जबकि मैग्मा के ऊपर आ जाता है। अच्छा, ऐसे कर करके बीच में से कवर करते हुए मैग्मा ऊपर आता चला जाता है, ऐसे जब इस पे प्रेशर होता है, जल से प्रेशर होता है, और ठंडा होकर चट्टानों का चुंबक पृथ्वी के जो क्षेत्र में जो प्रभावित होता है। लेकिन यह रिकॉर्ड अधूरे हैं, क्योंकि जो सबडक्शंस ऑफ जोन्स ऑफ क्रस्ट नष्ट हो जाते हैं। सबडक्शंस जोन का ऐसा बिंदु है जहां पर जो दो टेक्टोनिक्स प्लेट्स टकराती हैं और जो बाद में जो एक प्लेट दूसरे को नीचे पृथ्वी के मैटर में चली जाती है, नीचे चली जाएंगी। हालांकि सागर नित्तल जो प्रसारण की दर में कमी होने के कारण जो कारण स्पष्ट नहीं ज्ञात नहीं है कि क्या हो सकता है, किंतु माना जा रहा है कि जो महाद्वीप में बढ़ते हुए पर्वत पर जो प्रमुख
कारकों में से कारक हो सकते हैं, क्योंकि यह सागर नित्तल प्रसरण प्रतिरोध का कारण बनता है। क्या है सागर नित्तल प्रसरण? व्हाट इज द फ्लोअर ऑफ द स्प्रेडिंग? जो 1960 में जो हैरी हेस नामक जो भूगर्भ शास्त्री है, जो जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने जो अंटार्कटिक महासागर में मध्यवर्ती कटक की व्याख्या करते हुए जो सागर में नित्तल प्रसरण सिद्धांत का निष्पादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जो महासागरीय कटक में अपनी जो सारी ऊर्जा तरंगों के क्षेत्र में स्थित है, औपचारिक तरंगों के कारण जो भूसागरीय बोतल में विखंडन को मैग्मा उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया में सागर नित्तल बेसाल्टी चट्टानों को उत्पन्न होती है। कटक के सारे जो जब मैग्मा नवीन मैग्मा सतह के पर आता है तो पूर्व जो बेसाल्ट और चट्टानों को विस्थापित कर देता है। तो ये देख सकते हैं, ये जो इस तरह से मैग्मा यहाँ से टकराएंगे दोनों, ये जो इधर से जाएंगे प्लेट एक प्लेट, ये मैग्मा ऊपर चला जाएगा ऐसे प्लेट वन प्लेट टू पार्ट तक फूल। सो जब फिर ठंडा होने लगता है इस तरह से कटक के क्षेत्र में भूकंप का आना तथा इस प्रकार की जो ज्वालामुखी पाए जाना एक कटक निर्माण की प्रक्रिया सागर नित्तल प्रसरण को पुष्टि करता है। कटक के किनारे जो बेसाल्ट चट्टानों और जो समांतर पट्टियों के में पाया जाना है। कटक की दूसरी पर बेसाल्ट चट्टानों की आयु में वृद्धि होना भी सागर नित्तल प्रसरण पर जो प्रमाणित करता है। सी फ्लोअर स्प्रेडिंग मॉडल इस तरह से देखो, ये मिड ओशन रेंज है, ये इस तरह से बनता चले जाएंगे ऊपर जो ये मेंटल ये जो कन्वर्जेंस ऑफ द करंट्स इस तरह से देखो, ये मिलेंगे ओल्डेस्ट, ये ओल्ड, ये यंगेस्ट, इस तरह से बनेगा ये ओल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट जो रिपोर्ट है चर्चा में क्यों है, वाहिनी न्यूज में क्यों है भैया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटपुट रिपोर्ट जारी की है। इस भारतीय सहित जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकलन किया गया है, इसमें जो भारत सहित अन्य देश के सबकी जो पूरी विस्तार करती है, तो इस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आर्थिक विकास इकोनॉमिक में आएगी। ये GS पेपर 2 में आएगी। जो यूनिट हमारी 20 है अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थाएं और जो संस्था की जो संरचना, और यूनिट 1 में जो GS पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था संरचना और संसाधन जुटी प्रगति और विकास जो रोजगार से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है, की पॉइंट क्या क्या है इसमें? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त 2022-2023 के अनुसार वित्त की जो विकास दर जो 8.2% रहने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-2022 के लिए IMF ने भारत की जो विकास दर जो 12.5% रहने का अनुमान लगाया था, जबकि जो उस समय जो कोरोना हमारी लॉकडाउन के दौरान से गुजर रहा था तब बताया था। हालांकि जो IMF ने स्पष्ट किया है कि इसके बावजूद जो वर्ष 2000 भारत जो विश्व में सबसे बड़ी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी जो विकास दर चीन की जो 4.4 तुलना में लगभग दोगुनी है भारत की। IMF के अनुसार जो चालू वर्ष वित्त वर्ष जो है भारत की जो विकास दर को भारत सरकार द्वारा अगली जारी के अनुसार जो जारी किया गया है। हालांकि हाल ही में जारी की गई सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत की विकास दर को 8.9 रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा जो रूस यूक्रेन संकट तथा वैश्विक व्यापार की प्रतिकूल परिस्थितियों को भारत की जो विकास दर कमी कारक जो रूप में इंगित किया गया है। जो वैश्विक परिदृश्य ग्लोबल सिनेरियो क्या है? IMF द्वारा जो वर्ष 2022-2023 में वैश्विक दर जो 3.6 रहने का जो अनुमान लगाया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो ये हमारा यह IMF का जो संरक्षण है, जिसे जो आमतौर पर जो अप्रैल और अक्टूबर, एक अप्रैल में की जाती है, एक अक्टूबर में की जाती है, तो साल में 2 बार ये प्रकाशित की जाती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, साल में 2 बार आती है। यह भविष्य के 4 वर्षों तक जो अनुमानों के साथ में निकट और मध्यमान दौरान के वैश्विक विकास और वैश्विक विश्लेषण भविष्य को करता है। वर्ष 2014 में आया क्वेश्चन है, वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट नामक प्रसारित करता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक रिफॉर्म्स और विश्व बैंक। तो हमारे इसमें आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष फर्स्ट। ये सी नहीं है, गलत है, ये हमारा ए है। नेक्स्ट H3N8 बर्ड फ्लू से संबंधित पहला मामला। फर्स्ट केस द रिलेटेड टू द H3N8 बर्ड फ्लू। तो वह चर्चा में क्यों है, वाहिनी न्यूज चर्चा में क्यों है? हाल ही में चीन सरकार द्वारा जारी तो एक आधिकारिक बयान के अनुसार जो चीन में बच्चे में बर्ड फ्लू H3N8 के वेरिएंट लक्षण दिखाई दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि H3N8 जो H1N1 होता है भाई, ये होता है जिस तरह जानवरों में, और बाकी जो होते हैं वो होते हैं आपके ये तो H1N1 तो होता है ये मनुष्य में, बाकी होते हैं ये जानवरों में जितने भी होते हैं। उल्टा बोल देता हूँ, सॉरी। घोड़ों, कुत्तों और पक्षियों के सील में पाया गया है। इसमें जो पहले जो H3N8 का कोई मानवीय मामला सामने नहीं आया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव की घटनाएं सामान्य में स्वास्थ्य से रिलेटेड रहे। GS पेपर 2 और GS पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से यूनिट 3 में की पॉइंट क्या है? बर्ड फ्लू H3N8 के मामले जो अब घोड़ों, कुत्तों, पक्षियों और सील्स में मिले हैं, इंसान के संक्रमण फैलने वाला है पहले मामला है। संक्रमण में मुख्य रूप से जंगली पक्षियों और मुर्गियों में पालने से होता है। संक्रमित बच्चे के परिवार को उन्होंने अपने जो घर पर मुर्गी पाली थी और इसका घर जो जंगली कुत्तों को आबादी वाले इलाकों में जो संक्रमण पक्षियों के संपर्क में आने से हुआ है। जो चीनी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इस वेरिएंट में अभी तक जो मनुष्य के प्रभावी ढंग से संक्रमित होने की क्षमता नहीं है। ये अभी से ये सही से जो मनुष्य में नहीं वो करेगा, संक्रमण करने करेगा। बड़े पैमाने पर महामारी को प्रसारित करने का जोखिम कम है, क्योंकि अभी 4 वर्षों में जो परिवार के अन्य जिससे भी जो वेरिएंट संक्रमित नहीं पाया गया है। उल्लेखनीय है कि चीन के पालतू पक्षियों और की इस प्रजातियां जो एवियंस वायरस के मिशन और परिवर्तन एक आदर्श परिवेश है। वायरस देखते हैं। बर्ड फ्लू पे जो सामान्य जो वायरस जो नाम H5N1 है, यह पक्षियों के साथ जो इंसान और दूसरे जानवरों में भी संक्रमित कर सकता है। बर्ड फ्लू प्राय जो संक्रमित संक्रमण में आने से होता है। अधिकांश एवियंस इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमित करने से होता है। हालांकि जो वायरस H5N1 और जो H7N8 ये मनुष्य के संक्रमण का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये आया हुआ 2000 जो हमारा 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। H1N1 वर्ग जो समाचारों में है, इसे बीमारी का चिन्हित किया गया है। एड्स का, बर्ड फ्लू का, डेंगू का, स्वाइन फ्लू। तो ये हमारा डी स्वाइन फ्लू इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट H5N1 जो विषाणु एक प्राय समाचार में है, इसी बीमारी का उल्लेख है। तो ये क्या स्वाइन फ्लू हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की प्रासंगिकता क्या है? हाल में चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन पर बात की गई है। क्यों बात की गई है? इसका जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक घटना में ये हमारा GS पेपर 2 और 3 को कवर करेगा। सरकार नीतियां और जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए हस्तक्षेप और क्रियान्वयन में कारण उत्पन्न विषय और साइबर सिक्योरिटी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्या कहता है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो IT एक्ट 2000 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए ई-कॉमर्स और ई-ट्रांजैक्शन को कानून की मान्यता दी, जिनके तहत साइबर अपराधों को रोकने के लिए लाया गया था। ये नए कानून की आवश्यकता क्यों है? इस कानून की आवश्यकता मूलतः 2000 में उस समय लाया गया था जब भारत में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का विकास अपनी जो शेष व्यवस्था पर जब चल नहीं रहा था। लेकिन अब जो पूरा एक तरह से अब तो देखो मोबाइल में कंप्यूटर है, सब चीजें वहां पे, तो अब मोबाइल से कितना हार्म हो सकता है, कितना आप किसी को गलत कह सकते हो, गलत यूज कर सकते हो, तो सारी चीजें इसमें किंतु वर्तमान में परिस्थिति में व्यापक हो गया है, जहां न केवल समाज में व्यक्ति को मोबाइल और प्रौद्योगिकी के बीच में पहुंच चुकी है यहाँ पे। इसके अलावा द्वारा डिजिटल जैसी योजनाओं के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात किया जा रहा है। कुछ ही जो वर्षों में $1 ट्रिलियन जो डॉलर की डिजिटल व्यवस्था बनाने पर जो अग्रसर है भारत, जहाँ 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का लक्ष्य है मोदी जी का, वहाँ पे 1 ट्रिलियन इससे बन रही है। तो सबसे बड़ी बात उतनी बड़ी है। बड़ी संख्या में भारतीय इंटरनेट के माध्यम से संचालित हो रही है। वैश्विक इंटरनेट जो आक्रामक राष्ट्रीय नीतियों, जो विवादों और सेंसरशिप और बड़ी तकनीकों कंपनियों के संतोष कारण जो नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में विखंडित होने का कारगर पर है। एक विखंडन इंटरनेट के लिए रिसेप्टरनेट विखंडित मतलब टूटा हुआ रिसेप्टर की बात होती है। ये जो नवाचार संभावनाओं को काम करने का प्रयास किया है, जहां पर डिजिटल शक्ति बनाने के लिए भारतीय लक्ष्यों को बाधित कर सकता है। IT अधिनियम मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु जैसे जो महासागरीय शहरों में प्रभावी है, लेकिन यहाँ पर दूसरे शहरों में कमजोर है, क्योंकि परिवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती है। अतः जो IT अधिनियम मोबाइल के माध्यम से अधिकांश अपराधों को प्रभावी नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा कानून में सोशल मीडिया के प्रश्न से लिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निजता के अधिकार को उल्लंघन का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो धारा है 66 में वर्तमान में परिस्थिति उपयुक्त संदर्भ में प्रसारित करने की बात की गई है। द पिलियंस यूनियन पब्लिक
ये जो हमारा नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है न्यू वाइस चांसलर्स ऑफ नीति आयोग। अध्यक्ष तो हमारे मोदी जी होते हैं, प्रधानमंत्री होगा, मतलब जो भी होगा, अभी तो मोदी जी हैं। नीति आयोग, हाल ही में जो सुमन बेरी को राजीव कुमार जी के स्थान पर जो नीति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उल्लेखनीय है कि हाल में जो राजीव कुमार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष के जो पहले त्याग पत्र दे दिया था, जो सुमन बेरी अपना पहला जो ये है, अपने पहले नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य और बाद में जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, 1 मई 2022 को ये पद ग्रहण करेंगे, कल कर चुके हैं। इस तरह से सुमन बेरी ने भारत की सांख्यिकी आयोग, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और जो मौद्रिक नीति का जो भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार और सदस्य के रूप में कार्य किया है। 2015 में आया क्वेश्चन है, भारत सरकार नीति आयोग की स्थापना के लिए जो स्थान, किसका स्थान ले लिया है, तो ये हमारा योजना आयोग। तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा भारत में कोविड के प्रभाव को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट, आरबीआई रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड ऑन इंडिया चर्चा में क्यों है, वाहिनी न्यूज। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का जो औपचारिक नाम जो रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट है। रिपोर्ट की बातें, हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट्स की बातें कौन कौन सी हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के महामारी के प्रकोप होने के कारण, नुकसान के कारण उभरने के कारण 10 लग सकता है, 1 दशक लग सकता है, 10 साल लग सकते हैं जहाँ बात उभरने में। वर्ष 2020-2021 के लिए 6.6% वार्षिक वृद्धि दर के साथ और 2021-2022 के साथ जो 9.8% तथा वर्ष 2022-2023 के लिए 7.2% विकास दर बढ़ते हुए जो 7.5 के साथ भारत जो विकास 2034-2035 तक कोविड-19 के नुकसान को भरने की उम्मीद है। 2034-35 तक 10 साल की बात बताई गई है एक तरह से। इसका जो आर्थिक प्रभाव कई वर्षों तक बना रहेगा। यह आर्थिक आजीविका, पूंजी विकास, व्यावसायिक स्वास्थ्य, जो सुरक्षा और जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के जो जीवित करने का जो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। महामारी द्वारा में उत्पन्न जीवन और जो आजीविका के मामले में विश्व में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जिसे ठीक करने में कई साल लग जाएंगे। रूस यूक्रेन से भी सुधार नीति की गति कम कर दिया है। यहाँ पे इसके प्रभाव रिकॉर्ड जो कमोडिटी कीमतों और कमजोर वैश्विक और जो विकास दृष्टिकोण के माध्यम से सशक्त वैश्विक और जो वित्तीय स्थितियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सुझाव दिया गया, सजेशंस वेट्स ऑफ द रिपोर्ट। सुझाव में क्या सुझाव दिए गए रिपोर्ट में, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीतियों का जो पूर्ण संतुलन करना, मजबूत और जो सतत विकास के लिए मूल्यांकन निर्धारित करना, अगले 5 वर्षों में सरकार ऋण को जो जीडीपी जो 66% कम करना, श्रम की गुणवत्ता बढ़ाना है, शिक्षा और जो स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना है, नवाचार प्रौद्योगिकी गतिविधियों को बढ़ाना है, स्टार्टअप के लिए अनुकूल जो वातावरण बनाना, अक्षमताओं को बढ़ाने के लिए सब्सिडी को व्यक्ति संगत बनाना है। नेक्स्ट, सीआरटी इन द साइबर सुरक्षा को लेकर नए निर्देश। सीआरटी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिगार्डिंग टू द साइबर सिक्योरिटी। तो क्या है, हर चर्चा में क्यों है ये, तो हाल ही में जो सीआरटी इन जो सभी सरकारी निजी कंपनियों साइबर सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं को रिपोर्ट की जारी करने के लिए घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से जो सूचित करने के लिए कहा गया है। सीआरटी इन क्या है, पूरा नाम जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। उद्देश्य जो भारतीय साइबर स्पेस सुरक्षित करना है। यह संगठन साइबर घटनाओं के लिए अधिक प्रकृत करने और उसका विश्लेषण करने के लिए प्रचार करना तथा साथ में साइबर सुरक्षा घटनाओं को अलर्ट किया जाना कर सकता है। सीआरटी घटना जो निवारण और जो प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ साथ सुरक्षा, गुणवत्ता प्रबंध सेवाएं भी प्रदान करता है। तो ये हमारा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सीआरटी। इसका विजन क्या है, प्रोटेक्ट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द सिक्योरिंग द इंडिया ऑफ द साइबर स्पेस। विजन ये हो गया, ऑब्जेक्टिव ये सब चीजें हैं आपका। व्हाट इज द नेक्स्ट, हथियारों को मुहैया करने के लिए सिप्री की नई ताज़ा रिपोर्ट। लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन द सिप्री एक्सपेंडिचर ऑफ आर्म्स। चर्चा में क्यों है ये, जो हाल ही में सिप्री द्वारा वैश्विक स्तर की जो हथियारों की आयात निर्यात होने वाली एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट की बातें कौन कौन से, हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट्स। वर्ष 2021 में महामारी के कारण उत्पन्न जो आर्थिक गिरावट के बावजूद जो एक तरफ लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ कोरोना चल रहा है, इस तरह से ये सारी चीजें हम इनसे कोरोना से उभर नहीं पाए। और जो वहाँ पे लड़ाई चल रही है, जो आप यूक्रेन और जो रूस का संघर्ष देख सकते हो, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जो सर्वकालिक जो उच्च स्तर की जो ये पहुंच गया है। वर्ष 2021 में तीव्र गति से सुधार परिणाम स्वरूप जो वैश्विक
सैन्य बोझ कुल जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP हिस्से में 0.1% के अंक से बढ़कर जो 2020 में 2.2 हो गया है, जो वर्ष 2021 में 2.3 रहा। 2021 में रक्षा पर व्यय करने वाले शीर्ष देश कौन कौन से? अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस, ये सब है। इन देशों में जो कुल वैश्विक सैन्य व्यय अपने जो ये है 62% सैन्य अभ्यास से व्यय किया है, जिसमें अकेले अमेरिका ने और चीन ने 52% का व्यय किया है। भारत के सैन्य खर्च जो 76.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर वर्ष 2020 में 0.9% और वर्ष 2012 में जो 33 से अधिक था। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव और जो सीमा विवाद के ध्यान में रखते हुए भारत ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और हथियारों के उत्पादन आत्मविश्वास को प्राथमिकता दी है। सिप्री स्टॉकहोम सम्मेलन पीस ऑन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 में, मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में, निस्तारीकरण के संबंध में शोध उत्पन्न करने वाले जो स्वस्थ स्थान है। व्हाट इज द नेक्स्ट? जो संग्रहालय अनुदान योजना, म्यूजियम ग्रांट ऑफ द स्कीम, चर्चा में क्यों है ये? जो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्रालय संग्रहालय द्वारा अनुदान योजना आंध्र प्रदेश के 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिस प्रकार यह योजना चर्चा में रही है। क्या है योजना? व्हाट इज द प्लान? 2013 केंद्रीय संस्कृति और जो पर्यटन मंत्रालय नए संग्रहालयों की स्थापना के लिए राज्य में जो सरकारों सोसाइटी अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उद्देश्य क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर जो मौजूदा संग्रहालय के सुदृढ़ करना और जो आधुनिकीकरण करना प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक क्षेत्र में राज्य की राजधानी कम से कम 2 या 1 केंद्रीय राज्य संग्रहालय विकसित करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट? उन्नत भारत अभियान 2.0, ये क्या है? हाल ही में जो उन्नत भारत अभियान 2.0 सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे कर लिए इन्होंने। तो चरण की शुरुआत 2014 में की गई थी मोदी जी के उसमें, जो दूसरे चरण की शुरुआत 2018 में की गई थी, ठीक है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पूर्व जो केंद्रीय संसाधन विकास मंत्रालय था, जो ये हमारा HRD था, हमारा जो प्रत्येक 5 गांवों को एक उच्च स्तरीय संस्थान की स्थापना करना उद्देश्य है इसका। दूसरे चरण में स्तरीय संस्थान के आधुनिक प्रौद्योगिकी को जोड़ना भी सम्मिलित किया गया है। समग्र रूप से ऐसी शिक्षा प्रौद्योगिकी विकास करना जिसमें जो ग्रामीण और विकास का मदद प्रशस्त हो, अर्थात जो उच्च शिक्षा के रोजगार भी और जो मानव विकास तथा आर्थिक विकास। IIT दिल्ली नोडल एजेंसी है। व्हाट इज द नेक्स्ट? जीरो इफेक्ट योजना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चर्चा में क्यों है इससे पूछ सकते हैं इसका। हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग मंत्रालय राज्य में जीरो इफेक्ट तीव्र गति लाने के लिए भंडोल प्रक्रिया सुदृढ़ बनाने के लिए निर्देशित किया गया, जिस कारण ये योजना चर्चा में रही है। योजना का क्या है? योजना व्हाट इज द प्लान? क्या है इसका? वर्ष 2016 में स्टार्ट की गई, MSME मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई। जीरो डिफेक्ट का उत्पादन की जो गुणवत्ता, जबकि जो जीरो इफेक्ट का मतलब है अर्थ जो पर्यावरण से है, पहला उत्पादन से है, गुणवत्ता से है, जो डिफेक्ट का मतलब है जीरो डिफेक्ट। और जो आपका है जीरो इफेक्ट का मतलब है जो प्रभाव कम डाले अर्थ में पर्यावरण पर, नगण्य प्रभाव से, पर्यावरण के अनुकूल हो, ये है। MSME के क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रियाओं दोनों में जो उत्पादकता, गुणवत्ता तथा HIPR सहित जो तकनीकी कार्यों में आधारित योजना है। इसका निशान और जीरो इफेक्ट सिद्धांत के आधार पर जो ZE संस्कृति को विकास को कार्यान्वित करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट? देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, जो कंट्री द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाली जम्मू संभाग और सांबा जिले में पल्ली पंचायत जो देश की पहली न्यूट्रल पंचायत बन गई है। कार्बन न्यूट्रल कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित करता है। व्हाट इज द नेक्स्ट? गोवा में मंत्रिपरिषद की संख्या संवैधानिक सीमा से अधिक है। द नंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द गोवा एक्सटेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, चर्चा में क्यों है ये? हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जो याचिका दायर की है, जिसमें तर्क दिया है कि गोवा समय राज्य जो मंत्रिपरिषद की 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधान को उल्लेख जारी गया। याचिका में तर्क दिया गया जो सैद्धांतिक रूप से गोवा मंत्रिपरिषद के सदस्यों में 12 होनी चाहिए और जो प्रताप सिंह मानक विधायक को मंत्रिपरिषद का सदस्य देने से जो आंकड़ा 13 हो गया है। न्यायालय के लिए एक विचाराधीन है, अभी तक जो प्रसंग जो अंतिम निर्णय नहीं आया इसमें। 51वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
ये है हमारा 2003। इसमें इस संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद का जो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की सदस्यों की संख्या जो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या व्यवस्था लागू की गई है। यहाँ हालांकि छोटे राज्यों में ध्यान से देखते हुए यहाँ पे राज्यों की जो मंत्रिपरिषद की सदस्य जो मुख्यमंत्री के न्यूनतम 12 सदस्य निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो संशोधन का जो है द्विआधारी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई जो सांसद या विधायक दल बदल के आधार पर अपने सदस्य को देता है तो वह मंत्रिपरिषद की अयोग्य होगा। जब प्रैक्टिस IS 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन में कौन सा जो बताता है कि मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के सम्मिलित करते हुए जो लोकसभा के सदस्य 15% से अधिक नहीं है। तो 90वां संविधान संशोधन, 91वां, 92वां, 93वां, इसमें आ जाएगा हमारा जो आएगा कौन सा, ये आएगा कौन सा आएगा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 2003 में आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 91 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून का समय करने के लिए टाइम ऑफ द अमेंडमेंट लॉ चर्चा में क्यों? हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कानून जो पारदर्शिता पर चिन्ह लगाते हुए कानून के उपयुक्त संशोधन करने की सिफारिश की। हालांकि उपराष्ट्रपति सदन में कोई उपाय और सुझाव प्रस्तुत नहीं किए। क्या कहा उपराष्ट्रपति ने? व्हाट डिड द वाइस प्रेसिडेंट से? उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो पर्याप्त रूप से विचार विमर्श करते हुए इस कानून को वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल बनाने और व्यावहारिक प्रभावशील बनाने के संदर्भ में विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट? गगन आधारित LPV सफलतापूर्ण परीक्षण। गगन बेस ऑफ द LPV बेस्ड सक्सेसफुली। जो गगन है JPSV एडिड द arguments of navigations और GPLV द localizers performance और द vertical guidance। सोचा में क्यों है? ये नाविक है, जैसे मतलब GPS है ना आपका ये USA का, ऐसे ही है हमारा नाविक। और ये हाल ही में जो विमान पतन पर गगन पे आधारित LP द लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद द वर्टिकल गाइडेंस दृष्टिकोण से एक हल्का फ्रिक्शन लाइट ट्रायल है। प्रमुख बातें क्या क्या है इसमें? गगन आधारित उपकरण LPV दृष्टिकोण जो प्रक्रियाओं के विकास के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जो कई हवाई अड्डों का संरक्षण किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो उपयुक्त रूप से जो सुसज्जित विमान और जो लैंडिंग दौरान जो बेहतर सुरक्षा और समय की बचत और विमान की मार्ग परिवर्तन और जो रद्दीकरण ईंधन की खपत में कमी और विदेश संदर्भ में अधिक प्राप्त कर सके। LPV जो उपग्रह आधारित है जिसका उपयोग जो विमान द्वारा लैंडिंग हेतु किया जा रहा है। LPV उन छोटे क्षेत्रीय और जो स्थानीय हवाई अड्डों पर विमान उतारना संभव बताया गया है जो लैंडिंग सिस्टम जो समाधान उपलब्ध नहीं है। खराब मौसम के जो कम दृश्यता और जो विमान की ऊंचाई 250 फीट से कम करने के लिए निर्णय परिचालन को मदद करता है। इस प्रकार एक हवाई अड्डा जिससे जो दृश्यता संबंधित न्यूनतम मात्रा आवश्यकता होती है, ऐसे हवाई अड्डे को लिए सुदूर और आंकड़े जो सटीक दृष्टिकोण क्षमता वाले जो उपकरणों में इसे आने वाले को जो स्वीकार करने में सक्षम होगा। गगन है GPS एडिड्स द Augmented Navigation System, ये हमारा गगन है। What is the next? Menthol cigarette or the flavored cigar चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में जो अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने मेंथोल सिगरेट ऑफ द फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। मेंथोल सिगरेट ऑफ द फ्लेवर्ड सिगार, ये मेंथोल जो केमिकल्स न्यूट्रली ऑफ द जो peptides and the other the mint plant and it can be made the labs। ये हमारा एफर्ट करता है थ्रोट को, माउथ को, हीट जो हार्ट को, स्टमक और जो यूरिनरी और जो इस तरह से फेस और लंग्स को सब जो। व्हाट इज द नेक्स्ट? CA सहानुभूति और जो सुधारात्मक कानून। CA चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में एक सहानुभूति सुधारात्मक कानून और एक भारतीय कानून वंचित नहीं करता है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या कहता है? वर्ष 2019 में पारित किया गया नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन
31 दिसंबर 2014 में, इससे पहले जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए सिख, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनी, पारसी, ईसाई अवैध रूप से प्रवासी नहीं। नेक्स्ट, कवार विद्युत परियोजना मंजूरी। जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ जिले में है, चिनाब नदी पर है, 540 मेगावाट की परियोजना है। चिनाब वैली जो पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो क्रियान्वित है। जो लगभग जो 2500 लोगों की जो कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार है। व्हाट इज द नेक्स्ट, ड्राफ्ट रूल ऑफ द क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020 चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के लिए आपराधिक रूप से प्रणाली और विद्यमान कीमतों के लिए विलंब के रूप में ड्राफ्ट और रूलर क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020 को लागू सुझाव दिया गया है। क्या है ड्राफ्ट ऑफ रूलर क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020? जांच परीक्षण में सुधार। जांच के दौरान जो मुकदमे के लिए पुलिस की जो मदद करने हेतु जो वकीलों अलग टीमों के लिए नियुक्त करने का प्रस्ताव है। स्पोर्ट पंचनामा का जो मसौदा तैयार करते हुए यहाँ तक कि जो बॉडी स्केच और सुधार करते हुए वितरण सम्मिलित करना है। मूल अधिकारों जो विशेषकर अनुच्छेद 20 और 21 का जो आरक्षण से अनुपालन करना सुनिश्चित करना है। पीड़ितों को यथासंभव जो मुआवजा दिलाना है। समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। अपराधियों को भविष्य में कोई भी आपराधिक कृत्य से रोकना है। ये सारी चीजें इसमें आती है। व्हाट इज द नेक्स्ट, चीन की जो वैश्विक सुरक्षा ग्लोबल सिक्योरिटी इनोवेटिव चर्चा में क्यों है ये। हाल ही में चीन द्वारा जो नई वैश्विक नीति जो GSI का प्रस्ताव रखा गया है। GSI एक जो अमेरिकी इंडो वैश्विक रणनीति क्वाड भारत, US और चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान ग्रुप से विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक कदम को देखा जा सकता है। चीन, हालांकि चीन के प्रस्तावित जो वैश्विक सुरक्षा पहल में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, किंतु इतना अवश्य स्पष्ट किया गया है कि जो मूल अधिकार है जो विश्व के तमाम क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन और उच्च बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही जो उच्च अन्य देशों के लिए दो देशों के बीच में विद्यमान गतिरोध अथवा तनाव को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस। हाल ही में चर्चा में रहा यदि वैश्विक सुरक्षा पहल यदि किस देश से है, चीन से, भारत से, चीन से, यूरोप से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, तो ये चीन से रिलेटेड है। व्हाट इज द नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जो प्रधानमंत्री देश को जो समाज के निस्वार्थ सेवा को मिला है। पुरस्कार के बारे में अबाउट ऑफ द अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में सम्मानित स्थापित किया गया है, जिसका जो फरवरी 2022 में निधन हो गया था इनका। और जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की स्मृति पर श्रीधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार यह पुरस्कार केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, उसके लोगों, समाज और अभूतपूर्व शानदार अनुकरणीय योगदान दिया है। प्रैक्टिस। हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमिताभ बच्चन, बालासुब्रमण्यम, नरेंद्र मोदी और प्रकाश जावड़ेकर। तो नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। ये जो किसान भागीदारी प्राथमिकता है ये 25 से 31 अप्रैल के बीच में हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। यहाँ पे जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया है। यह अभियान 30 अप्रैल 2022 को जारी रहा। इसके अंतर्गत जो भारत देश में बड़ी संख्या में किसानों के बीच में कृषि संबंध और जो मंत्रालय द्वारा योजनाएं क्रियान्वयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। हो चुका है। किसान मेलों के दौरान जो केंद्र और जो राज्य सरकारों की योजनाओं से जुड़ी जानकारी किसानों के बीच प्रसारित की गई थी। इसमें ऊर्जा प्रवाह हाल ही में भारतीय तटरक्षक स्पोर्ट ऊर्जा प्रवाह के गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक सम्मिलित किया गया है। यह ईंधन और मीठे पानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह जहाज तटरक्षक बल के लिए जो रसद सहायता प्रदान करने और भारतीय तटरक्षक ICG संचालन बढ़ाने के लिए मदद करेगा। इसे विशेष रूप से आर्थिक और जो लक्षद्वीप सहित अन्य समुद्री संचालन और दूरदराज क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। हाल ही में ऊर्जा प्रवाह का संबंध किससे है। भारत का एक तटरक्षक स्पोर्ट है। बच्चों के लिए पोषण से संबंधित पहल है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रवाह है। नाप की ऊर्जा में से है। तो ये हमारा है भारत का एक तटरक्षक स्पोर्ट है। नेक्स्ट, विश्व टीकाकरण सप्ताह। ये अप्रैल
23 अप्रैल 2022 को। 23 अप्रैल से 30 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य टीकाकरण सप्ताह मनाया अभियान चलाया गया। क्या विश्व स्वास्थ्य टीकाकरण सप्ताह 2020 को सभी को लंबा जीवन, सभी के लिए लंबा जीवन, ये इसका विषय है। विश्व टीकाकरण सप्ताह का विश्व स्वास्थ्य WHO द्वारा जो सम्मानित जो स्वास्थ्य अभियान है, जिसके लिए प्रतिवर्ष अप्रैल 2 सप्ताह में मनाया जाता है। इसके उद्देश्य के लिए कमजोर लोगों को बचाने के लिए, उपयोगिता बढ़ाने के लिए बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आते हैं फैक्ट पे। भाई देखो फैक्ट है, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, और जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाल ही में किस व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्विटर को अपने आप 44 अरब डॉलर में खरीदा गया? एलन मस्क ने खरीदा, जो सबसे बड़े अमीर है वर्ल्ड के। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्मारक कार्यक्रम जो इंटरप्राइज इंडो का शुभारंभ किया गया? तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME मंत्रालय द्वारा। देश में जो MSME मंत्रालय को योजनाओं को पहलू में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाने के लिए है। नेक्स्ट हमारा फार्मा एंड जो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की योजना कौन सा है? तो नई दिल्ली है। भारत में किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा स्थानांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो मालदीव के साथ। किस देश ने जो इनोवेशन एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला योजना की है? तो नीति आयोग की है भाई। तो ये है भाई आज तक की जितनी हमारी जो वीकली करंट अफेयर जो कवर करती है और जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।